मैं गौतम सर स्वागत करता हूं तुलसी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, ये क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी का पार्ट नंबर 2 है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शून्य कोटि की अपक्रिया और प्रथम कोटि की अपक्रिया के बारे में। तो बिना समय गंवाए आइए जानते हैं। पहला है शून्य कोटि की अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है उन्हें क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। अथवा इसकी दूसरी परिभाषा भी देख लेते हैं। वे अपक्रियाएं जिनका वेग और वेग स्थिरांक दोनों का मात्रक समान होता है उन्हें क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। आइए देखते हैं शून्य कोटि की अपक्रिया का लक्षण क्या होता है। शून्य कोटि की अपक्रिया k बराबर x/t समीकरण का पालन करेगी। ये हमेशा 100% पूर्ण होती हैं। इनके वेग और वेग स्थिरांक दोनों का मात्रक समान होता है। वो होता क्या है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आगे देखते हैं, इनका अर्धायुकाल जो होता है प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होगा, अर्थात t½ समानुपाती होगा स्मॉल a के। ये बातें समझ में आई। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, अगर मॉलिब्डेनम और आयरन प्रेरक और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 200 एटीएम ताप और 500 डिग्री 200 एटीएम दाब और 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर गर्म करते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है। और इस अपक्रिया की कोटि यानी n बराबर कितना होगा? इसके लिए 0 होगा, क्योंकि अपक्रिया का वेग निर्भर करता है किस पर? उत्प्रेरक की मात्रा पर। ये शून्य कोटि की अपक्रिया हो गई। आइए शून्य कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक के व्यंजक की व्युत्पत्ति करते हैं, यानी k बराबर x/t जो है इस समीकरण का हम लोग डेरिवेशन करते हैं। माना शून्य कोटि की अपक्रिया, माना एक शून्य कोटि की अपक्रिया है जिसमें a अभिकारक क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। माना एक शून्य कोटि की अपक्रिया है जिसमें a अभिकारक p प्रोडक्ट बना रहा है, तो t बराबर 0 समय पर अपकारक A की जो प्रारंभिक सांद्रता को स्मॉल a मान लिया गया और उत्पाद तब बनेगा क्या? 0 बनेगा उत्पाद। और t बराबर t समय पर अपकारक की जो सांद्रता रही कितनी मान ली? a - x मान लिया गया, ये इतनी बची, तो उत्पाद कितना बनेगा? x बनेगा। ये हो गया। अब इसके बाद में हम लोग लिखेंगे वेग समीकरण। अपक्रिया का वेग समीकरण कैसे लिखते हैं इसे हमने पिछले लेक्चर में बताया है, तो उसको जाकर देखें, फिर ये टॉपिक आपको बेहतरीन समझ में आएगा। देखो, इसके बाद क्या करेंगे? फिर लिखते हैं हम लोग अपक्रिया का वेग समीकरण। दोनों प्रकार से लिखेंगे। बलगतिकी के अनुसार क्या हो जाएगा? बताओ बेटा। r बराबर dx/dt, ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा किसके अनुसार? द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार अब क्रिया का वेग समीकरण लिखेंगे। r बराबर k इंटू एक्टिव मास ऑफ a के पावर 0। ये हो गया फार्मूला। आइए देखते हैं समीकरण 1 और 2 से। बताओ, समीकरण 1 व 2 से तुलना कर दो तो क्या हो जाएगा? dx/dt बराबर क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। ये बातें समझ में आई। आगे देखते हैं, dt को इधर लेते हैं तो dx बराबर क्या हो जाएगा? k इंटू dt। क्या हो जाएगा? k इंटू dt। ये हो गया समीकरण नंबर 3। और इस समीकरण का क्या करने पर? समाकलन करने पर बेटा। क्या करने पर? इस समीकरण का समाकलन करने पर। तो बताओ, फंक्शन dx k इंटू फंक्शन dt, इसका
समीकरण 3 का समाकलन करने पर बताओ क्या बनेगा। dx का समाकलन हो जाएगा x और dt का समाकलन हो जाएगा k, तो रहेगा स्थिरांक है k हो जाएगा, और dt का समाकलन हो जाएगा t इंटू टी, और समाकलन का जो सिंबल हटेगा तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा, वो होगा c नियतांक। फार्मूला हो गया x बराबर के टी प्लस सी। यहाँ x और k और t सबका मान पता है, c का मान इस फार्मूले में नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर क्या है, 4 है। तो इस समीकरण 4 को हम t0 के लिए लिखेंगे। यदि t बराबर 0 तो x बराबर भी क्या हो जाएगा 0। तो इस समीकरण 4 को लिखेंगे t0 के लिए। क्या करने के लिए, t0 के लिए लिखेंगे, ठीक, जिससे c का मान पता चल जाए। तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू k प्लस 0 प्लस c। तो बेटा c बराबर क्या आएगा 0, c का मान क्या हो गया 0 हो गया, इसमें मान रख दो। तो x बराबर क्या बनेगा समीकरण, x बराबर बनेगा k इंटू टी। तो k को बाहर लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, k बराबर x अपान टी। यही समीकरण यहां पर बना है, यह हो गया शून्य कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का समीकरण। इतनी बातें यहां तक समझ में आई होंगी आपको। आगे देखते हैं प्रथम कोटि अपक्रिया। वेव क्रियाएं जिनका वेग एक अपकारक की सांद्रता पे निर्भर करता है, अर्थात अपकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। इसका लक्षण क्या होता है देख लो, ये k बराबर 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 a बटे a माइनस x समीकरण का पालन करती हैं, और इनका जो अर्धायुकाल होता है प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये हो गया इनका लक्षण। ये 100% कभी पूर्ण नहीं होंगी, और इनके वेग और वेग स्थिरांक दोनों का मात्रक क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है। वेग का मात्रक होगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है बेटा। क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है। इनका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सुक्रोज का जल अपघटन, रेडियो एक्टिव विघटन और एथिल एसीटेट का जल अपघटन, ये सब कौन से अपक्रियाएं हैं, प्रथम कोटि की अपक्रिया होती है। कौन सी अपक्रिया होती है बेटा, प्रथम कोटि की अपक्रिया होती है। आइए प्रथम कोटि अपक्रिया के वेग स्थिरांक के व्यंजक की व्युत्पत्ति करते हैं। वही स्टेप अपनाएंगे। माना प्रथम कोटि की अपक्रिया जिसमें ए अपकारक प्रोडक्ट बना रहा है, तो t0 पर अपकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता को मान लिया है स्मॉल ए उत्पाद, तब बनेगा 0। और t बराबर t समय पर अपकारक ए की जो प्रारंभिक सांद्रता कितनी रह गई, वो बची कितना, a माइनस एक्स बची, तो उत्पाद कितना बनेगा x, इतना हो गया। अब लिखेंगे वेग समीकरण दो प्रकार से, बलगतकी और द्रव्यानुपाती के अनुसार। बलगतकी के अनुसार लिखें। बताओ बलगतकी के अनुसार, बताओ क्या हो जाएगा बेटा, r बराबर डी एक्स अपान क्या होता है dt। ये हो गया समीकरण नंबर 1। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार बताओ इसका समीकरण क्या बनेगा, r बराबर k इंटू एक्टिव मास ऑफ, ये है a माइनस एक्स। ये बातें समझ में आई। आगे देखो, ये हो गया समीकरण नंबर 2। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार क्या हो जाएगा बेटा, r बराबर k इंटू एक्टिव मास ऑफ कितना, ये a माइनस एक्स, समीकरण हो गया 2। समीकरण 1 और 2 से, बताओ क्या हो जाएगा समीकरण, ये बनेगा बेटा r बराबर, यानी हो जाएगा डी एक्स अपान डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स, ये होगा। आगे देखते हैं। तो
dx को क्या करते हैं, तो a माइनस एक्स को इधर ले जाते हैं, dt को k के साथ ले आते हैं, dt को k के साथ ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, dx अपान a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू dt। ये हो गया समीकरण नंबर 3। इसका समाकलन करने पर बेटा, क्या करने पर, समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, अब बताओ, इसका जब समाकलन करेंगे तो फार्मूला ये है, डी एक्स अपान ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू फंक्शन डी इंटू टी। ये इसका समाकलन करेंगे तो एक समीकरण बनेगा, वो होगा माइनस लॉग ई बेस ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। ये हो जाएगा, ये होगा समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर कौन सा है, 4 है। अभी समीकरण नंबर 4 में सी का मान हमको नहीं पता है बेटा, सी का मान हमको यहाँ पर नहीं पता है, तो सी का मान ज्ञात करने के लिए, पता करने के लिए क्या करते हैं, इसी समीकरण को लिखेंगे, किसके लिए, t0 के लिए। और जब t0 के लिए लिखा जाएगा तब जाके सी का मान पता चल जाएगा। यदि t बराबर कितना है 0, तो x बराबर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो इस समीकरण को कैसे लिखते हैं, t0 के लिए माइनस लॉग ई बेस ए माइनस जीरो इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी। तो a माइनस 0 ये इतना हो जाएगा, तो बचेगा c बराबर क्या हुआ, माइनस लॉग ई बेस a, इतना बचा। ये हो गया समीकरण, ये c का मान है, इतना हो गया c का मान। अब समीकरण 4 में c का मान रखने पर क्या हो जाएगा बेटा, देखो समीकरण 4 में c का मान अगर रखते हैं तो फार्मूला बनेगा हमारा माइनस लॉग ई बेस ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस लॉग ई बेस ए, इतना हो गया। अब देखते हैं के बराबर, ये के बराबर हम क्या कर देंगे, 1/टी, 1/, क्या 1/टी, तो लॉग ई बेस ए माइनस लॉग ई बेस ए माइनस एक्स। एक फार्मूला लॉग का होता है बेटा, यहां देखो इतने को एक्स पक्ष मान लो, इसको वाई पक्ष मान लेते हैं, तो चूंकि लॉग एक्स माइनस वाई बराबर क्या होता है, लॉग एक्स अपान वाई, इधर लिख देते हैं, चूंकि लॉग एक्स माइनस लॉग वाई बराबर होता है लॉग एक्स बटे वाई। क्या होता है बेटा, लॉग एक्स बटे वाई होता है। तो इस समीकरण को कैसे लिखेंगे, के बराबर 1/टी लॉग ई बेस ए बटे ए माइनस एक्स, चूंकि लॉग ई बेस इज इक्वल टू होता है 2.303 लॉग 10 बेस, ये होता है, मान रख दें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, के बराबर 2.303 बटे टी लॉग बेस 10 ए बटे ए माइनस एक्स, ये हो गया फार्मूला। यही प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का समीकरण है। यहाँ पर इस ये फार्मूले का होता है व्युत्पत्ति। बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, उम्मीद करते हैं यहां तक का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आगे के टॉपिक को कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।